हेलो बाबू। आज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री ये आपके इस नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सर्कुलर मोशन के सीरीज में हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और कमेंट तो आया है लेकिन हमको लगता है कि उतनी जोश के साथ कमेंट नहीं है। शायद कोई टॉपिक ऐसा है जो फंसा रह गया है। कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। पूछना चाहिए बाबू, सवाल पूछना चाहिए, है ना। जब सवाल पूछोगे तभी तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि ये अगला टॉपिक बहुत ही खतरनाक है। सेंट्रीपिटल फोर्स। 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 अभिकेंद्र। अभिकेंद्र। और फोर्स को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल। बहुत रोचक रोचक बात करेंगे हम लोग। मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है। सबसे पहले तो बाबू प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से अगर आर रेडियस हो और कोई पार्टिकल है जो वी वेग से गतिशील है। किस वेग से गतिशील है? वेलोसिटी क्या उसकी है? वी है। ठीक है सर। तो अगर उसकी वेलोसिटी, अभी हम बिल्कुल मान रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम मान रहे हैं, हमको इस बात से कोई लेना नहीं है, हटाओ वेलोसिटी, हमको नहीं लेना। हम बात करेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन बाबू डायरेक्शन तो चेंज होगा। डायरेक्शन तो चेंज होगा, वो भी हमेशा। क्या ये बात हुई है हम लोगों के बीच में? यस सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में आप ये बात कर चुके हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी दिशा तो टुवर्ड्स सेंटर होती है, यानी ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात साफ है। अब ज्यादा हम टेंजेंशियल वगैरह नहीं कर रहे हैं यहां पर, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और ऐसा कोई कमेंट भी आपका नहीं आया कि आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब है कि आपको समझ में आया है। और कोई ऐसा रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं था, बहुत इजी था। हमको मालूम है कि आप लोग होशियार हैं। बाबू, हमको पता है कि फोर्स क्या होता है ना। फोर्स इज इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। सर फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? तो हम लोग क्या पढ़ाते हैं? फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है ना। अब थोड़ा सा हम डायनेमिक्स की बात करते हैं। डायनेमिक्स, तो बातें याद रखनी है आपको। एक होता है बाबू काइनेमैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। एक बताता है कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा, काइनेमैटिक्स। और डायनेमिक्स बताता है क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है। डायनेमिक्स मींस क्या कह रहा था कि वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज, तो एक्सेलरेशन का जन्म हुआ। बहुत अच्छी बात है। कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत अच्छी बात। टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। इसका डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स द सेंटर। बोलो वेरी गुड सर, एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। फोर्स का नजरिया जो डायनामिक्स हमें बताता है वो कुछ ऐसा है कि एक्सेलरेशन जन्म क्यों लिया। समझ रहे हैं बात को? ये बताएगा कि एक्सेलरेशन जन्म क्यों लिया। तो एक्सेलरेशन जन्म इसलिए लिया क्योंकि फोर्स लगा। फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के वजह से डायरेक्शन चेंज, त्वरण के वजह से। देखो बात को समझो। ऐसे ऐसे एक बहस होता है ना कि पहले ये आया कि पहले वो आया, बहुत तरह का ऐसे डिस्कशन चलता है। तो उस बात का खंडन हम यहां कर रहे हैं जो डायनामिक्स के थ्रू है, कि एक्सेलरेशन के वजह से फोर्स नहीं है। फोर्स लगा तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई होगी। बात समझ में आ रहा है ना। ये कांस्टेंट वेलोसिटी किसमें हम चर्चा करते हैं बाबू? सेंट्रीपिटल के लिए करते हैं। लेकिन यहां पर हम ये बता रहे हैं कि हमको सेंट्रीपिटल से डायरेक्शन से मतलब है, वेलोसिटी से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बाबू हम ये कह दें कि वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी बदल रही है, अगर हम ये कह दें तो वेलोसिटी बदलेगी तो त्वरण उत्पन्न होगा। यही पढ़ते आ रहे हो ना। वेग परिवर्तन की दर ही वेग। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ ठीक है, सेट डिफॉल्ट हो गया, आप शांत रहो तुम थोड़ा देर। हाँ, वेलोसिटी चेंज, ये कांस्टेंट को हटा रहे हैं इसलिए हम सही कर दिया। अब बस बात समझो, वेलोसिटी बदला तो त्वरण आया।
केंद्र की ओर आ रहा है या कोई सा भी त्वरण आ रहा है, बस बात समझिए। वेलोसिटी बदला, त्वरण आया, ठीक। अगर वो सेंट्रीपिटल है तो केंद्र की ओर, अगर वो आपका टेंजेंशियल है तो वी के साथ या वी के पीछे, मैंने स्पर्श रेखा पर। बट पॉइंट इज कि एस्केलरेशन क्यों उत्पन्न हुआ? वेग की वजह से। वेग तेज धीमा क्यों हुआ? यही सोचने वाली बात हो जाएगी बाबू, यही सोचना है। सर वेग अगर नहीं बदलता तो कोई एस्केलरेशन की चर्चा आप नहीं कर रहे होते। तो वेग बदला है ना यहाँ पे। तो ये वेग क्यों बदला? तो डायनेमिक्स हमें बताता है कि इसके पीछे जो छुपा हुआ राज है वो फोर्स का है। वो कारक फोर्स है जो वेग बदलता है, त्वरण लाता है। समझ में आ रही है बात? तो बात ये रहा कि फोर्स पहले है, एस्केलरेशन बाद में। तो जो दिशा फोर्स की होगी, एस्केलरेशन की दिशा भी वही होगी। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो फिर समझो, जो दिशा फोर्स की होगी वही दिशा एस्केलरेशन की होगी। यही बोल रहे हैं ना? हम्म, ज्यादा बोल दिया, लेकिन सीखने तो यही है ना, ज्यादा बोलने से नहीं होता। सीख क्या रहे हैं सर? सीख ये रहे हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स को आप देंगे वही डायरेक्शन एस्केलरेशन का है। तो एस्केलरेशन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। इसका मतलब ये हुआ सर कि जरूर फोर्स भी सेंटर के ओर ही होगी। बात समझ में आया अब? तो एसी बाद में आया, एफ पहले आया। सर अगर हम ये समझें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम चर्चा करें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल मास इस ऑब्जेक्ट का और साथ में सेंट्रीपिटल एस्केलरेशन, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स निकालें। और फोर्स और एस्केलरेशन दोनों एक ही दिशा में होगी, ज्यादा बहस नहीं। अगर एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम एफ सी से सूचित करें, कण का द्रव्यमान m हो, तो सेंट्रीपिटल एस्केलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v² अपॉन r। तो लिटरली जो वैल्यू हमको मिलता है वो मिलता है mv²/r। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम कोणीय वेग के रूप में इसको पढ़ना चाहते हैं, ओमेगा के रूप में इसको पढ़ना चाहते हैं, तब एफ सी इज इक्वल हो गया m, v के जगह पर हम रखेंगे r ओमेगा अपॉन में r। तो हम यहां पर एफ सी जो वेक्टर है वो m r² ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r रख सकते हैं। r से r कैंसिल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m r ओमेगा का स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। ये कोणीय वेग के नजरिए से हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? ठीक है सर। तो दो बातें आपने अभी अभी हमको समझाई। एक बात ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स की दिशा यह निर्धारण करती है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, यानी इसकी दिशा क्या होगी। यानी अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो केंद्र की ओर है, एक्चुअल में वो केंद्र की ओर किसके वजह से है? फोर्स के वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से। बहुत अच्छे, ये बात तो हमको समझ में आ गया। बहुत बहुत शानदार। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल mv² अपॉन r, mr ओमेगा का स्क्वायर। ये सब आ गया। अगर हम ये कहें
कि ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है, तब क्या आप कहोगे? यूज में है लेकिन अस्तित्व में नहीं है। क्या बात हुआ सर, मतलब ये फोर्स यूज भी होगा लेकिन इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ये एक खाली कुर्सी है जिस पर कोई भी आकर के बैठ जाता है। मतलब सर, मतलब नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए, इस ये एक हाथ है, हम थोड़ा खतरनाक हाथ बनाए हैं, ये शायद कानून के हाथ है। एम द्रव्यमान का एक कण है, ठीक। अब हम इस कण को, जिस एम द्रव्यमान का है, ये लंबाई आर है जो रेडियस के फॉर्म में ऑब्वियसली, और इसको हम तेजी से घुमाना शुरू करेंगे। तो घुमाएंगे तो जो वेग इसको मिलेगा वो कोणीय वेग होगा, और हम तेजी तेजी इस, अब कैसा ना हो कि जोश में हम इसको फेंकते हैं। रुक जाओ बाबू, एक, दो, तीन, खत्म नहीं हो रहा, बाकी बाद में। तो अब इसको ऐसे लिया गया और जोर से इसको इस तरह से घुमाना शुरू। जब इसको जोर से घुमाया गया, ये गोल गोल घूमा, ये रस्सी जो यहां से जुड़ी है, इस पॉइंट पर जुड़ी है, तनाव बल इस दिशा में लगाएगी, टेंशन जिसको बोला जाएगा इस दिशा में लगाएगी। सर इस दिशा में, ऑब्वियसली इधर लगाएगी, है ना। इस दिशा में बल लगा रही है जिसको बोलते हैं हम टेंशन टी, अर्थात तनाव बल। देखो ध्यान से, बल, तनाव बल केंद्र की ओर लग रहा है क्योंकि ये वाला पॉइंट के ही चारों ओर घूम रहा है, तो केंद्र की ओर ही ये बल लग रहा है। टेंशन हमेशा जहां पर ये ज्वाइंट होता है उसके अपोजिट ही टेंशन लगता है, तनाव। तो ये तनाव बल जो है वो सेंटर की ओर लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है, टुवर्ड्स द सेंटर। और जिस दिशा में लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी दिशा में हम देख सकते हैं कि टी भी जा रहा है। यहां पर तनाव बल किसकी भूमिका में है? सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका में। हमसे कोई बोलेगा बताओ टेंशन कितना, तो हम बोलेंगे यहां पर टेंशन जो है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। अब क्योंकि यहां ओमेगा के रूप में है तो हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, एम आर ओमेगा का स्क्वायर। यही यहां पर तनाव है, यहां पे टेंशन। आप देखेंगे कि अभी अभी केंद्र बल कौन आकर बैठ गया? टेंशन, तनाव बल। और याद दिला देते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। हमको मालूम है कि नाभि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जो जेफ कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब अगर ऐसा सीनैरियो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट है बाबू, तो ये दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स लग रहा होगा जिससे नाभिक इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को अपनी ओर खींचता है। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आकर्षण का, ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी बेहद जरूरी है, बट इंग्लिश इंग्लिश को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना बाबू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक कॉमन जो नाइन्थ में भी हम लोग पढ़े, किसको? अर्थ, सॉरी सन, और यहां अर्थ, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, सन की ओर। सन खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ पर लग रहा है, अर्थ जिसको अर्थ को खींच रहा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के जगह पर कौन बैठा हुआ है? एम वी स्क्वायर आर ही तो है। यहां पर जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही तो लग रहा है बाबू। इसका तो डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से ही करते हैं। क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं? निष्कर्ष ये निकलता है
कि जो अभिकेंद्र बल हैं, ध्यान से, जो अभिकेंद्र बल हैं वह वास्तव में उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अभिकेंद्र, कंद नहीं, अभिकेंद्र बल की भूमिका में टाइम टू टाइम अलग अलग बल उनकी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं और अभिकेंद्र बल की भूमिका में आ जाते हैं, अभिकेंद्र बल की तरह काम करने लग जाते हैं। यही टॉपिक है और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भारी बात नहीं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि अभिकेंद्र बल की दिशा बताइए तो आप बोलिएगा सर टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, इसलिए अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दिशा भी केंद्र की ओर ही होती है, क्योंकि पहले अभिकेंद्र बल हैं, उसी के वजह से अभिकेंद्र त्वरण आता है। सही है बात? देख लीजिए इसको एक बार, फिर आगे बात पढ़ाते हैं बाबू। ठीक है बाबू, अब इतना हो चुका है हम लोगों का कि अब हम लोग एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो अपनी किताब में है, मौत का कुआं, उन सब टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह वही टॉपिक है, एक ही बात है, इसलिए वही टॉपिक है, एक ही बात है का क्या मतलब। देखिए ध्यान से, जितना टॉपिक पढ़े हैं उन सब पे डिस्कशन होगा, अभी सब पर डिस्कशन होता है, सब चीज समझना है हमको। तो मौत का कुआं बाबू मेला वगैरह में, सर्कस वगैरह में हम लोग देखते हैं कि ये रहता है, बहुत अच्छे तरीके से रहता है। और इसमें एक बहुत ही शानदार फिजिक्स भी है। फिजिक्स क्या है कि सपोज एक बाइकर है और वो इस पॉइंट पर है, अरे बात को समझिएगा, बाइकर जो है वो इस पॉइंट पर है जो रेड वाला आप देख रहे हो, और वो इस पाथ में जो हम ये अभी बना रहे हैं, इसी पाथ में वो गतिशील है। बहुत अच्छे, किस वेग से है? वी वेग से गतिशील है, तो पता ही होगा आपको। ठीक। अब इस पाथ में वो घूम रहा है, तो आपको फिजिक्स जो देखते हैं हम लोग, फिजिक्स वो रैंडम नहीं देखना है। फिजिक्स, हम जब फिजिक्स देखेंगे, हम जब फिजिक्स को समझेंगे, तो उसके हर एक छोटे पहलू को देखते हैं। मतलब क्या देखना चाहेंगे सर आप? हम ये देखना चाहेंगे सबसे पहले कि कोई भी बाइक रेड वाले पॉइंट पर हो नहीं सकता, वो तो सीधे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिराने वाला कारक कौन होगा बाबू? नीचे नीचे गिराने वाला कारक कौन? वो कौन सा कारक है जो इसको नीचे की ओर धकेलेगा? वो कौन है? वो है एम जी। एम जी, एम जो है वो मास है, और स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी वो एक्सेलरेशन है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। हम लोग इसको पृथ्वी के लिए और अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग होता है, अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। तो एक तो ये mg हुआ जो नीचे आएगा, तो mg जो है वो जो रेड वाला हिस्सा है, जो बाइक है अपना, जो बाइक है, ये जो है, ये क्या है भाई? ये बाइक है या बाइकर है। उस बाइकर को, उसके बाइक को सीधे नीचे की ओर घसीट देगा, सही है। लेकिन रिलेटिव मोशन होने की वजह से, यानी सतह के संपर्क में होने के वजह से घर्षण बल का जन्म होगा। पढ़े हम लोग, हम क्लास में पढ़ाएं ऑफलाइन, घर्षण बल का जन्म होता है। और वो घर्षण बल कहां पर काम करता है? विपरीत दिशा में। किसके विपरीत काम करता है? गति के विपरीत। गति के विपरीत का मतलब कि अगर वस्तु संपर्क में रहते हुए इस वॉल के नीचे की ओर गिरते चले जाएगी, संपर्क में रहते हुए, रिलेटिव, सापेक्ष, संपर्क में रहते हुए अगर वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, तब घर्षण बल का जन्म होगा। और घर्षण बल बोलेगा कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और ये घर्षण बल
वस्तु को नीचे जाने से रोकेगा। सही है, सही है। तो अभी हम सिर्फ बाइक को नीचे जाने से रोके हैं। तो ये कह रहे हैं हम यहां पर कि घर्षण बल कितना होगा। सर घर्षण बल कम से कम इतना हो कि mg के बराबर हो। अगर दोनों बराबर होंगे तो रेड वाला जो होगा वो दीवार पे, अभी फिलहाल ये समझेंगे कि दीवार पे वो चिपका रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा। नीचे खींचने वाला mg, ऊपर खींचने वाला fr, दोनों क्या हो गया बराबर, तो वस्तु वहीं पर रहेगी। और एकदम सेफ चलना चाहते हो तो घर्षण को बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब यह होगा कि वस्तु ऊपर जा सकती है बट नीचे तो किसी भी हाल में नहीं आएगी, क्योंकि mg के बराबर हो सकता है घर्षण बल या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो जब घर्षण बल ज्यादा होगा तो हम जानते हैं ना वेक्टर नियम से, ज्यादा होगा तो तीर का निशान ऊपर है तो ऊपर जाएगा, कम हुआ तो नीचे जाएगा। बट mg से कम जाने का यहां पर सवाल ही नहीं पैदा होता, हमने ऐसा कोई कंडीशन यहां पे दिया ही नहीं। एक बात तो ये क्लियर हो गया, मतलब बहुत शानदार सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। कमेंट करो कि यार ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया। अब जो दूसरा जरूरी बात बाबू, अब दूसरा जरूरी बात है, वो बात क्या है सर? वो बात ये है, ये है, ये है कि एक सतह पर हम लोग ये भी पढ़े थे क्लास 9 में, जिसको हम कहते थे अभिलंब बल, है ना। एक सतह पर ऊपर और एक नीचे, जितने परिमाण का नीचे उतने परिमाण का ऊपर, बैलेंस बना हुआ है। तो ये भी एक सतह है, ये भी एक सतह है, और सतह पर एक फोर्स लग रहा है। नॉर्मल बोलेंगे हम इसको, नॉर्मल बोल सकते हैं। नॉर्मल जो है एन, एन किसके लिए है सर? नॉर्मल के लिए है। और नॉर्मल का मतलब क्या होता है सर? अभिलंब, अभिलंब, नॉर्मल। तो ये अभिलंब जो है वो उसकी दिशा क्या है? अभिलंब की दिशा है सर टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर। तो यहां पर जो अभिलंब बल लग रहा है वो तो केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को तो अभिकेंद्र बल बोलते हैं सर, आप अभी अभी पढ़ाए यहां पर। बट सर ये भी तो बताए थे कि ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके जगह पर कोई और बैठते हैं। तो यहां पर सर ये जो एन है, ये जो अभिलंब बल है, ये जो नॉर्मल है, वो किसके बराबर है सर? वो तो एफ सी के बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अब देखिए बाबू, जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, जिसके वजह से कण लगातार इस पथ पर गतिशील हो गई, गिरने का तो चांस ही नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। सही है, सही है। इसके बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट है जो इसके बाहर है और बराबर है। उसके लिए आपको स्यूडो फोर्स जानना होगा, और उसके लिए इस लेक्चर के बाद स्यूडो फोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा। जैसे ही आप स्यूडो फोर्स जानोगे दुनिया ही बदल जाएगी। ठीक, ठीक है। एन बराबर एफ सी, मतलब बहुत शानदार सर, अभिलंब है और जानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। ठीक ठीक। तो क्या हम इस एन को फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं? स्मॉल एम इसका वेट, द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान, वेग है v तो v स्क्वायर, और ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस बन रहा है वो है r। इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, अपनी इस घर्षण के फॉर्मूला को थोड़ा सा इल्यूस्ट्रेट करेंगे। ये वाला लाइन तो समझ में आया होगा, डब्बा, ये जो डब्बा हम बनाए ये तो बहुत अच्छे से क्लियर किया, बट घर्षण का भी तो कोई वैल्यू होना चाहिए। तो घर्षण का वैल्यू देखो क्या है बाबू, क्योंकि हमने ये निष्कर्ष निकाला कि घर्षण बल जो होगा उसको या तो mg के बराबर होना चाहिए या फिर उसे mg से ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन आया। तो ये है क्या घर्षण बाबू? हम आपको बताए थे कि घर्षण गुणांक म्यू, घर्षण गुणांक इस पॉइंट पर सतह पर डिपेंड करता है, सतह की क्वालिटी को जानता है, उसका अभिलंब के साथ, अभिलंब, अभिलंब नॉर्मल के साथ ये आपका फ्रिक्शन बनाता है, म्यू एन। घर्षण वाला टॉपिक जो हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाए थे
वहां हमने म्यू एन को समझाया था, सही है। जहां पर म्यू जो होता है वो घर्षण गुणांक होता है और एन जो होता है बाबू ये अभिलंब होता है। तो म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एम जी के। हम बोला बहुत अच्छे। तो म्यू और ये जो एन है वो हम यहां से ला सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। सही बात है, बहुत अच्छे सर, एकदम टॉपिक आसान हो गया। एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। एम से एम कट गया और वी स्क्वायर को अगर हम अकेला कर दें, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर अपॉन म्यू। और फिर यहां से हम वी निकालें तो ये रूट के साथ आ जाएगा बाबू जी आर अपॉन म्यू। बात समझेंगे सर। म्यू को क्या बोलते हैं मालूम ही है तुमको, पढ़ा चुके हैं हम बाबू। हम ये इसलिए ओपनली बोल रहे हैं कि हम ये पढ़ा चुके हैं कि आप ना नहीं बोल सकते। इसे बोलते हैं बाबू घर्षण गुणांक। और घर्षण गुणांक अलग अलग पृष्ठ के लिए अलग अलग होता है। ठीक सर। ये बता रहा है कि इस पथ पर अगर बंदे को घूमना है तो वेग जी आर अपॉन म्यू का रूट ये बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अगर वो जी आर अपॉन म्यू के रूट से कम हुआ तो गिरना तय है। अगर वो चाहता है कि वो गिरे नहीं तो उसके वेग को या तो ये वैल्यू होना होगा या इस वैल्यू से ज्यादा। तो वेग को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना चाहे वो रखे। लेकिन बाबू हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग किसी को यूं ही परमिशन नहीं दे सकते कि वेग जितना चाहे उतना रखे। भाई वो भी तो कंडीशनल बात है। कितना रखोगे वेग, कितना दोगे वेग रखने के लिए किसी को, 200 के स्पीड से बोलोगे जाने के लिए। वेलोसिटी भी लिमिटेड ही होगी, लिमिटेड ही होगी। क्यों? क्योंकि सर एक पॉइंट से ज्यादा होने पर वो तो डेंजरस हो गया, खतरा भी है, टेंशन भी है। तो दूसरा कोई उपाय है क्या? आपने बताया भी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू। क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? यहां है म्यू यानी कि घर्षण गुणांक। यही है मेरा कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो है भाई वेग को ही मैक्सिमम रखो, ज्यादा ज्यादा रखो वेग को। तो दूसरा ऑप्शन जो मेरा बन रहा है वो कौन बना बाबू? म्यू। ये कहता है घर्षण ही बढ़ा दो, घर्षण गुणांक, घर्षण बढ़ा दो। क्योंकि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो वेग अपने आप घट जाएगा, तो वेग आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं और आप एकदम सेफली काम कर सकते हो। बोला बहुत अच्छा। तो घर्षण गुणांक को बढ़ाने के तरीकों को बताओ कि घर्षण हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सर टायर को मोटा कर देंगे। टायर जब मोटा हो जाएगा तो म्यू का मान अपने आप बढ़ जाएगा और जैसे ही म्यू बढ़ेगा तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है वेग के साथ, तो वेलोसिटी घट जाएगा, है ना। और दूसरा, अगर टायर मोटा कर रहे हैं और बढ़ाना चाहते हो तो जो टायर में वो जो ग्रेटिंग किया जाता है इसे कटा कटा हुआ होता है, अच्छी क्वालिटी के टायर में देखोगे, महंगा भी होता है वो, इसीलिए उसमें भी वही काम कर दीजिए सेम। इस तरीके से भी इस तरीके से भी घर्षण को हम बढ़ा सकते हैं। तो दो तरीका हमने बताया कि घर्षण को बढ़ा सकते हैं। तरीका इसलिए ताकि वेलोसिटी को कम किया जा सके। तो पूरा पूरा बात क्या निकला? पूरा बात ये निकला कि ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट mg के वजह से, W बराबर mg के वजह से नीचे जाएगा। इसको गिरने से बचाने के लिए सतह के सापेक्ष ये गति था, इसलिए फ्रिक्शन का जन्म हुआ। और फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। ये हम लोग घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बाबू लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अगर आपको ध्यान हो, सीमांत घर्षण, हिंदी में हम आपको इसको एक शब्द दिए थे, सीमांत घर्षण। वो मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है? तो बोला वो महत्तम है म्यू एन, सीमांत घर्षण म्यू एन, यही है वो सीमांत घर्षण। ये जो एफ आर है ये है क्या असल में? तो यही तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। बहुत अच्छे। तो हम उसे एक सीमांत घर्षण देंगे ताकि बाइक हो वो नीचे की ओर ना जाए।
तो ठीक है, चलो वो मेंटेन हो गया कि सीमांत घर्षण या तो नीचे गिरने वाले जो वेट है उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तो सब ठीक ठाक रहेगा, मतलब बहुत अच्छी बात है। फिर एक और आया, वो है अभिलंब। अभिलंब बल जो है वो सेंटर की ओर लगा, जो किसकी भूमिका में है, वो अभिकेंद्र बल की भूमिका में आ जाता है। और जब अभिकेंद्र बल की भूमिका में आ जाता है तो अभिकेंद्र बल का नियम लेकर के चला आता है, अभिलंब जो है वो अभिकेंद्र की भूमिका में, तो एन बराबर mv² अपॉन r। ठीक है सर। और इस वजह से म्यू एन जो कि अपना सीमांत घर्षण है, उसके एन के जगह पर हम एन का वैल्यू लगा देते हैं, एम से एम कैंसिल होता है और v² या v जो है gr/म्यू रूट में लग जाता है, मतलब बहुत अच्छी बात है। जो ये बताता है कि v का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे इससे नीचे होगा खत्म हो गया मामला। उसको बचाने के लिए वेलोसिटी को हम लोगों को थोड़ा सा लिमिटेड करना जरूरी है। उसको लिमिटेड करने के लिए हम घर्षण गुणांक के मान को बढ़ाएंगे। घर्षण गुणांक के मान को बढ़ाने का मतलब है घर्षण को बढ़ाएंगे। घर्षण को बढ़ाने के लिए दो कंडीशंस हम तैयार किए, एक तो टायर का मोटा किया जाना और दूसरा टायर में वो जो कटा कटा हुआ निशान होता है उसको बनाया जाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज दो टॉपिक कवर किया, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा मौत का कुआं, है ना, ताकि यहां पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स को पहचान सकें कि एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं है, एक्चुअल में अभिलंब बल लग रहा था जो किसकी भूमिका में है, सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका में है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। कमेंट में जितने भी आपके सारे सवाल होंगे हमको और भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्यूडो फोर्स को लेकर के होगा, तो एक दिन या 2 दिन के इंटरवल पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।